Hello friends, welcome you back to the video session of Page Economics Zone, and today I will be starting Indian economics of CBSE class 12, and this also comes for 40 marks, and this is as important as the macroeconomics. So but आपको लगता होगा कि ये बहुत बोरिंग है, हिस्ट्री जैसा है. हाँ है, ये बोरिंग थोड़ा हिस्ट्री जैसा है, बट मैं इसे बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने वाला हूँ. बहुत कहानी के रूप में आप समझेंगे इसको, तो कोशिश करूंगा कि आपको बहुत मज़ेदार लगे और बहुत अच्छा लगे और बहुत अच्छे से आप समझे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. ये इंडियन इकोनॉमी का जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेके 1990 तक, और इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991. ठीक है, तो ये पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा. तो आई विल बी स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑफ द on the eve of independence. Before starting this chapter, I like to tell you some you can say a history of India which everyone is aware. Like before 1947, 15th August 1947, we were under the rule of British. सो उस टाइम हम लोग ब्रिटिश के रूल में थे, तो ब्रिटिश के अंडर में था इंडिया. ठीक है, तो ब्रिटिश का जो पॉलिसी था, इंडिया को जस्ट रूइन करने का पॉलिसी था. इंडिया में वो कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, इंडिया में वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्टअप कर रहा था. उसको सिर्फ क्या था, खुद का मतलब से मतलब रखना था. वो खुद का मतलब के लिए सब कुछ करते थे, और जितना भी है उन लोग का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था, उन लोगों ने इस टाइप से किया था कि वो लोग सारे इंडियन जो इंडस्ट्री है उनको क्या करते थे, वो लोग समझ लीजिए जो ऑलमोस्ट वो लोग उन लोग को डेड कर देते थे, मतलब डेड कर देते थे. तो इसका मतलब क्या है, वो लोग करते क्या एक्चुअली थे, वो लोग सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं इंडिया से ले जाते थे अपने देश. इंग्लैंड जाता था रॉ मटेरियल, और फिनिश्ड गुड्स जो है, जो प्रोडक्ट्स बन के जो आता है, जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, वो वाला जितना भी प्रोडक्ट है वो क्या करते थे, इंडिया में आके सेल कर देते थे. तो इस तरीके से सेल करते थे कि इंडियन इंडस्ट्रीज को उस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने की बना ही ना पाए. ठीक है, तो ये सब एक प्रॉब्लम था, और उस टाइम में कोई इतना अच्छा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी नहीं था. ठीक है, तो इसी सब देखते हुए जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो बहुत ही गरीब था, बहुत ही ज़्यादा गरीब था, और इंडिया के पास सोच लीजिए तो अपना कुछ ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह कुछ था नहीं. छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह थे, और बड़ा कुछ ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं था. तो बहुत ही मतलब ख़राब सिचुएशन था. आप लोग सबको पता है ब्रिटिश के आने से पहले हमारा इंडिया कैसा था, उसके बाद ब्रिटिश के आने के बाद कैसा हुआ, और अब कैसा है. इस पर मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि क्या कैसा है, सारे इंडियंस को पता है. ठीक है, तो इस चैप्टर अब जो है, मैं इस चैप्टर का जो पार्ट है, वो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कोलोनियल रूल. सो जो ब्रिटिश रूल के अंडर जो इंडियन इकोनॉमी थी, उस टाइम में इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल था. सो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस. सो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट वाज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाउ वाज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो हम लोग देखेंगे. उससे पहले का भी उसके बाद का भी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा. मैं रीड कर देता हूँ पहले, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझेंगे इसको. ठीक है, तो देखते हैं. बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी वॉज कैरेक्टराइज्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स. प्रॉस्परस इकोनॉमी. सो ब्रिटिश रूल आने से पहले इंडियन इकोनॉमी जो था बहुत ही प्रॉस्परस हुआ करता था. मैंने जैसे बताया, उससे पहले इंडिया को सोने का चिड़िया भी बोला जाता था. तो क्यों सोने का चिड़िया बोला जाता था, क्योंकि गोल्डन बर्ड इसलिए बोला जाता था कि यहाँ पे सब कुछ था, सब कुछ हम लोग के पास तो रिसोर्सेज था ही. उस रिसोर्सेज को ब्रिटिश ने एक्सप्लोर किया, उसको प्लंडर किया, और सारे रिसोर्सेज यहाँ से ले गए. जैसे कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा हीरा था, जो जिसको दुनिया का सबसे बड़ा हीरा भी माना जाता है, दैट इज कोहिनूर, यू ऑल नो. सो वो ले गए. बहुत कुछ ऐसा है कि वो ले गए, अपने कंट्री ले गए, और अभी तक भी उस चीज़ को वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो कोहिनूर उन्होंने ऐसा इस तरीके से ले गए, और बहुत सारी चीज़ ले गए, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है. वो सब बोलते हैं कि उन लोगों का है वो. ठीक है, तो ब्रिटिश ने जब इंडिया को किस टाइम पे फ्रीडम दिया, उस टाइम पे फ्रीडम दिया जब ब्रिटिश ने सोचा कि अब इंडिया में कुछ बचा ही नहीं. उन्होंने ऑलमोस्ट सब एग्जॉस्ट कर चुका है, सब चीज़ ले जा चुके हैं, और उन लोगों को अब लेने के लिए कुछ बचा नहीं है. अब अगर वो लोग लेना चाहते हैं और भी रिसोर्सेज को प्लंडर करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उन्हें पैसा खर्चा करना पड़ेगा. उस टाइम उन्होंने इंडिया
कि ये दयनीय हालत देख के इंडिया छोड़ के वो चले गए। ठीक है, तो ये दयनीय हालत उन्होंने ही इंडिया के लिए किया था, उन्होंने ही इंडिया को ऐसा बना दिया था। इंडिया उससे पहले बहुत अच्छा था। ठीक है, और अभी भी हम लोग ने बहुत डेवलपमेंट किया है। वी आर वन ऑफ द टॉप डेवलपिंग नेशंस। ओके, सो next is prosperous economy. India was an independent and self-reliant and prosperous economy. Agrarian economy. So पहले prosperous economy, India was independent and self-reliant. Self-reliant मतलब इंडिया अपने ऊपर निर्भर था और किसी के ऊपर निर्भर नहीं था और बहुत prosperous economy था। ठीक है, after that you have agrarian economy. Agriculture was the main source of livelihood for most people and it engaged about 2/3 of the total population. So 2/3 of the total population engaged थे कहाँ? एग्रीकल्चर में। हमारा एग्रीकल्चर जो है पहले से भी प्राइमरी सेक्टर रहा है, अभी भी प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, तीन टाइप के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी सेक्टर होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी होते हैं इंडस्ट्रियल, जैसे हमारे कंट्री में सेकेंडरी है वो इसलिए क्योंकि उसका शेयर कम है सेकेंडरी, और टर्शियरी सेक्टर मीन्स सर्विस सेक्टर, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, ये सब क्या हुआ सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो हमारा प्राइमरी सेक्टर जो था इंडिया वॉज वो बहुत प्रॉस्पर था और मोस्ट ऑफ द पीपल जो 2/3 ऑफ द पीपल जो है उस पर डिपेंड करते थे। तो ये 2/3 को हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2/3 को कैसे समझ सकते हैं हम लोग, जैसे कि सपोज सोच लीजिए इंडिया का टोटल पॉपुलेशन 15 है। ठीक है, तो 2/3 ऑफ 15 कितना हो गया? 3 से 15 व्हेन यू रिड्यूस इट हाउ मच कम? 3 5 3 15। ओके, सो 5 2 10। सो 2/3 में 15 लोगों में से 10 लोग जो थे वो क्या थे? टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। सो सिर्फ 5 लोग अलग अलग एक्टिविटीज में थे। तो सोच सकते हैं आप। After that you have well-known handicraft industry. India was also known for its handicraft industry in the field of cotton, silk, textile, metal, precious stoneworks, etc. Handicraft product enjoyed a worldwide market due to its reputation of fine quality of material used and high standard of craftsmanship. So handicraft products enjoy a worldwide market. Our handicraft products were famous throughout the world. Everyone used to come to India to buy all these handicraft. And handicraft means जैसे कि मैट वगैरह बनता है, कश्मीरी मैट्स वगैरह होता है, बहुत जगह से मैट्स वगैरह जो तो उसको हाथों से बनाया जाता है, हाथों से हाथ का काम को हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, enjoyed a worldwide market due to its reputation of fine quality of material used and high standard of craftsmanship. However, during the British rule, economic policies pursued by the colonial government, British government in India were concerned more with the protection and promotion of their own economic interest. अपना economic interest लोग वो कुछ ज़्यादा ही मतलब चिंतित थे। मैंने बोला जैसे कि they used to take the resources from India to their own country, produce raw material over there, and after that bring back those raw material finished product and sell it in the Indian market. So they were least bothered about our industry. उन लोगों के हमारी इंडस्ट्री के ऊपर कोई चिंता ही नहीं था। वो लोग चाहते थे कि हमारा बंद हो जाए, मीन्स जितना बुरा कर पाओ। ठीक है, so their policy brought a fundamental change in the structure of Indian economy. They transformed the country into a supplier of raw material and consumer of finished industrial product from Britain. As I told you, they made India in such a way that they took raw materials and again bring back the finished goods. So their main motto was that only. Next point what you will going to see is that low level of national income and per capita income. During the time of British, our national income and per capita income means per head income, मतलब एक इंडिविजुअल कितना अर्न करता है। तो per head income and national income means अगर सपोज हम लोग का per capita income कम है तो national income भी कम होगा। ओके, तो नेशनल इनकम के बारे में मोर डीपली आप मेरा प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा। सो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ नेशन कैन बी जज्ड विथ डाटा ऑफ नेशनल इनकम and per capita income. However, no sincere attempt was made by the British government to estimate India's national and per capita income. हमारा नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम कितना है क्या है, भाड़ में जाए ब्रिटिश के लिए। ब्रिटिश को कोई मतलब नहीं था, हम लोग भाड़ में जाए, ब्रिटिश को कोई मतलब नहीं था। और ब्रिटिश जस्ट चाहते थे कि जैसे भी चले जो भी चले, हमारा क्या बोलता है जस्ट ये होना चाहिए,
ठीक है, हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ठीक है। सो देयर मेन मोटो वाज जस्ट टू, अपना काम बन जा रहा है, हमें अपना पैसा मिल जा रहा है, वी कैन सेल आवर ओन प्रोडक्ट्स, आई डोंट केयर अबाउट एनीबडी, ओके। Some individual attempts were made by the experts like Dadabhai Naoroji, William Digby, Finlay Cyrus, V.K.R.V. Rao, R.C. Desai, but all these estimates produced conflicting and inconsistent results. तो इन्होंने कुछ कोशिश किया था कि हमारा नेशनल इनकम, वो लोग डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, डाटा निकालने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत तरीक़ों से उन्होंने पर कैपिटा इनकम भी खोजने का कोशिश किया, बट बहुत इनकन्सिस्टेंट वे में किया उन्होंने। कभी कोशिश करते थे कि उस टाइम बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था इंडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था, और उसी के चलते वो लोग उतना डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते थे, और इसीलिए वो डाटा कभी भी क्या बोलते हैं, एस्टिमेट जो होता था करेक्ट नहीं होता था, वो एस्टिमेट हर समय रॉन्ग ही होता था, और बहुत इनकन्सिस्टेंट वे में भी काम होता था। तो डाटा क्या होता है आपका, चेंज होते रहता है, ठीक है। However, estimate of Dr. Rao and national and capital income were considered very significant. Means डॉक्टर राव जो डाटा था उनका, वो मोस्ट एक्यूरेट डाटा माना गया उस टाइम का। मीन्स उस टाइम में ही वॉज द ओनली वन हुज डाटा वर कंसिडर्ड क्लोजर टू द you can say actual value, okay, बहुत close था, मतलब actual value से। Most of the study revealed that country growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2% and only 0.5 growth in per capita output per year. So एग्रीगेट ग्रोथ ऑफ जो कंट्री का एग्रीगेट ग्रोथ था आउटपुट फर्स्ट, ठीक है, तो वो सिर्फ 2% था, और 0.5% हर एक ईयर हम लोग का पर कैपिटा बढ़ रहा था। सोचिए कितना लो लेवल से बढ़ रहा है, मतलब इतना कम वे में बढ़ रहा था। वो भी ये डाटा, इट इज राइट और रॉन्ग, देयर इज नो वर्चुअल प्रूफ ऑफ इट, ओके, वी कैन जस्ट प्रिडिक्ट दैट इट वाज सच एंड सच। So by reading all these things we can understand that British actually did nothing, and whatever they did, suppose they put out railway lines and made bridges just to take their own raw material, just for their own convenience purpose, to serve their own purpose, they made whatever they wanted to, okay. So they never wanted good in India to establish anything. They always came as a, you can say, someone who can plunder it and go away. They always thought of like that only. And you know the history, what you have been reading history in class 10, you know how they came as East India Company. They wanted to do business, but later on their motive changed, and so and so and so. You know all these stories beforehand. So this was just like a story how the British used to do, how the British try to manipulate people in India, and also how the British try to do their just own good, not the good of the mass. So we can understand by this that neither the per capita income of the country was estimated that time. The national income estimation was done. The people who tried of doing that, their data was also not correct, and because of the inconsistency in the nature of collection of data. So we can understand this chapter in a very key point, like basic purpose of British rule before the advent of British rule, what was the condition of India before the advent of British rule, and effect of British rule. So effect of British rule, what was there. So next topic, it will be coming, the video will be coming for next topic for agriculture sector, how the British affected it and how we revived it and what is the condition. So we will be knowing this pre and post era of British in this Indian economy. So stay tuned for the next video. Thank you.